लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा और तीनों मॉड्यूल से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नावली का भाग 2 इसे लेकर मैं हाजिर हूँ। अगर आप भाग 1 देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डिपार्टमेंटल पोस्ट के माध्यम से इसको देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो जैसा कि आप सब भली भांति अवगत हैं कि मिशन प्रेरणा यूपी गवर्नमेंट का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसे पूरा करने की तिथि मार्च 2022 रखी गई है और मिशन प्रेरणा से संबंधित 3 हस्त पुस्तिकाएं भी निर्गत की गई हैं जो है आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का भाग 2 लेकर मैं आई हूँ। तो आइए देखते हैं कि आज इसमें कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है और यही प्रश्न IVRS से जो कॉल आ रही है शिक्षकों को दिन प्रतिदिन, उससे भी यही प्रश्न, इन्हीं में से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये उसके लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो जो इस वीडियोस का जो पहला क्वेश्चन है वो है रेमेडियल टीचिंग हेतु कौन सा मॉड्यूल तैयार किया गया है। तो ये किया गया है ध्यान आकर्षण, क्योंकि वो रेमेडियल टीचिंग के लिए ही डेवलप किया गया है। NAS का पूरा नाम क्या है? तो NAS का पूरा नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो इसमें हैं 4 भाग। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के प्रमुख कारण क्या हैं? तो बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के प्रमुख जो कारण है वो हैं माता पिता की शैक्षिक स्थिति, अध्यापकों का कठोर व्यवहार, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार और कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम स्तर में अंतर को क्या कहते हैं? तो अधिगम स्तर में जो अंतर है उसे कहते हैं हम लर्निंग गैप। लर्निंग गैप का सूत्र क्या है? तो लर्निंग गैप का सूत्र है EO माइनस AO। लर्निंग गैप, EO का मतलब है एक्सपेक्टेड लर्निंग, यानी कि जितनी हम चाहते हैं, और AO का मतलब है एक्चुअल लर्निंग, यानी कि जो बच्चों को प्राप्त हुई है, यानी कि वास्तविक में और जो उनको प्राप्त है, जितनी प्राप्त होनी चाहिए उसमें और जो वास्तव में प्राप्त है उसके बीच का अंतर ही लर्निंग गैप कहलाता है। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यान आकर्षण शिविर किन किन कक्षाओं के लिए संचालित होगा? तो ये संचालित होगा कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 तक। ध्यान आकर्षण कौन कौन से कालांश में और कितने समय क्रियान्वित होगा? तो ये प्रतिदिन प्रथम कालांश में 40 मिनट के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। छात्रों के अपेक्षित अधिगम स्तर और वास्तविक अधिगम स्तर के अंतर को क्या कहते हैं? तो अभी हमने जैसा कि ऊपर ही पढ़ा, इसको कहते हैं हम लर्निंग गैप। ध्यान आकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? तो ये है आरंभिक परीक्षण। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे? तो आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में प्राथमिक स्तर पर होंगे 15 प्रश्न और उच्च प्राथमिक स्तर पर होंगे 25 प्रश्न। अब इसमें किस तरह के प्रश्न होंगे? तो इसमें प्राथमिक स्तर पर 10 ऑब्जेक्टिव टाइप और 5 सब्जेक्टिव यानी कि आत्मनिष्ठ, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 20 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव और 5 प्रश्न होंगे आत्मनिष्ठ या सब्जेक्टिव टाइप। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यान आकर्षण शिविर कितने दिनों का होगा? तो वैसे तो इसकी अवधि है 50 डेज की और यह अप्रैल से शुरू होकर मई तक चलेगा, मतलब ग्रीष्म काल से पहले तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि इस सत्र में अभी तो सत्र शुरू भी नहीं हुआ है और कब तक शुरू होगा इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, तो ये पूरे शैक्षिक सत्र चलेगा, यानी जितने दिन भी स्कूल खुलेगा आगामी समय में उसमें पूरे टाइम ध्यान आकर्षण शिविर को चलाया जाएगा। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीकियों को स्थान दिया गया है? तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में कुल 18 शिक्षण तकनीक दी गई हैं। ध्यान आकर्षण के दूसरे व तीसरे चरण कौन कौन से हैं? तो द्वितीय चरण है कक्षाओं का आयोजन और तृतीय चरण है एंड लाइन परीक्षण। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण की प्रथम तकनीक कौन सी है? तो प्रथम तकनीक है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण और अंतिम और 18वीं तकनीक कौन सी है? तो वो है प्रोजेक्ट कार्य। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित सूचनाओं का संग्रह किस मॉड्यूल में दिया गया है? तो ये दिया गया है
शिक्षण संग्रह में। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु कितने तरीकों को बतलाया गया है? तो शिक्षण संग्रह में 26 तरीकों को बताया गया है जो प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक हैं। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है? तो ये जो प्रभावी शिक्षण हेतु 26 तरीकों को, ये 26 तरीके कौन से हैं? जो अंग्रेजी के 26 लेटर से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए वो कुल मिला के 26 हैं, क्योंकि 26 ही लेटर होते हैं इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में। उसे ही प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी कहा गया है। शिक्षण योजना क्या है? शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलापों, गतिविधियों, आकलन, फीडबैक, पुनर्बलन और आगे की योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण होता है। कंपेंडियम यानी कि शिक्षण संग्रह के अनुसार शिक्षण योजना के कितने भाग हैं? तो शिक्षण योजना के कुल 6 भाग हैं। और ये 6 भाग कौन कौन से हैं? ये हमने ऊपर देखा, क्रियाकलाप, गतिविधि, आकलन, फीडबैक, पुनर्बलन और आगे की योजना का क्रमबद्ध और संगठित विवरण, यही उसके 6 भाग हैं। कंपेंडियम यानी शिक्षण संग्रह के भी कुल 6 भाग हैं और शिक्षण योजना के भी 6 भाग होते हैं। शिक्षण योजना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 3 भागों में, शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में। शिक्षक डायरी क्यों महत्वपूर्ण है? हम प्रतिदिन बच्चों के साथ जो कार्य करते हैं उसे व्यवस्थित ढंग से दर्ज करने और आगे के काम को नियोजित करने में शिक्षक डायरी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार शिक्षक डायरी के कितने भाग हैं? तो शिक्षक डायरी के कुल 5 भाग हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कौन कौन से 5 भाग हैं? तो पहला भाग है इसका मुख्य पृष्ठ, दूसरा है विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप, तीसरा है शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप जिसमें टीचर्स को अपने अपने टीचिंग प्लान लिखने हैं, उसके बाद है शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण, और लास्ट में कुछ रिक्त पन्ने दिए हुए हैं जिनमें शिक्षक अपने अदर कामों के लिए उन पन्नों का यूज़ कर सकते हैं। शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ में क्या भरा जाएगा? तो संबंधित शिक्षक की सामान्य जानकारी, ये इसके मुख्य पृष्ठ में भरी जाएगी। शिक्षक डायरी में शिक्षक को अपना संक्षिप्त साप्ताहिक शिक्षण कार्य का विवरण किससे प्रमाणित करवाना होगा? तो ये विद्यालय के जो प्रधान अध्यापक या इंचार्ज प्रधान अध्यापक हैं उनसे कराना होगा। लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सहायक माध्यम कौन कौन से हैं? आईसीटी का प्रयोग, विद्यालय भवन, शैक्षिक नवाचार, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का उपयोग। बाला का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म? तो बाला कहते हैं बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, यानी सीखने में सहायक। बिल्डिंग को इस तरीके से बनाना है कि उसकी हर एक दीवार से, हर एक चीज़ से बच्चे कुछ ना कुछ सीखें। विद्यालय में छात्रों के व्यक्तित्व विकास की क्या क्या कार्य योजना हो सकती है? तो प्रातःकालीन और सांध्यकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियाँ, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत स्वच्छता। आकलन के कितने तरीके हैं? तो आकलन के 2 तरीके हैं, मौखिक और लिखित। आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग किस किस के साथ किया जा सकता है? तो इसको हम बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, शिक्षक के साथ भी और अभिभावकों के साथ भी। इन तीनों के साथ ही हम इस फीडबैक का प्रयोग कर सकते हैं। नेतृत्व शैली कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 3 प्रकार की, सत्ताधारी निरंकुश शैली, जनतंत्रीय या सहभागी शैली और तीसरी होती है स्वतंत्र शैली। विद्यालय विकास योजना किस प्रकार बनाई जाती है? तो इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है, उसके बाद लक्ष्य निर्धारण कि उसको कैसे पूरा किया जाएगा, उसके लिए लक्ष्य निर्धारण किया जाता है। फिर कार्य योजना का निर्माण किया जाता है कि लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है उसके लिए हम क्या कार्य योजना बनाएंगे। फिर कार्य योजना का क्रियान्वयन और सहयोग, और लास्ट में कार्य योजना की समीक्षा। हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं? तो अपनी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास कर सकते हैं। आंकड़े क्या हैं? कुछ जानकारियां संख्याओं के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। जानकारियों के इन्हीं संख्यात्मक वर्णन को आंकड़े कहा जाता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? तो विविधता युक्त बच्चों को, यानी अलग अलग प्रकार के बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? तो शिक्षण संग्रह को बांटा गया है 6 भागों में। प्रातःकालीन सभा में प्रत्येक दिन एक ही प्रार्थना करवानी है या अलग अलग?
तो प्रातःकालीन सभा में हमें हर दिन के लिए अलग अलग प्रार्थना करवानी है। समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं? तो इसमें सभी प्रकार के बच्चे शामिल हैं, सामान्य बच्चे भी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी और दिव्यांग बच्चे भी, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बच्चों को एक साथ एक जैसी शिक्षा देने को ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो तीनों ही मॉड्यूल से लिए गए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।